नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण मतलब हिंदी पेडागोजी का जो है कंप्लीट थ्योरी वीडियो देखेंगे। ध्यान रखिएगा, ये एक थ्योरी वीडियो होगा। अच्छा, कंप्लीट नहीं कह सकते, इसमें क्या होगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे टॉपिक्स जो है आपको थ्योरी के रूप में दे रहा हूं जहां पे क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, लेकिन यहां पे क्वेश्चंस को जो है बच्चे समझ नहीं पाते, इन चीज़ों को जो है पूरी तरीके से जान नहीं पाते और क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो मैंने वो आपको थ्योरी वीडियो दिया है, तो इसे कंप्लीट कह सकते हैं। यहाँ से आप जो है मतलब एक तरीके से हिंदी पेडागोजी का जो है पूरा एक सार है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम तो कुछ खैर बचा ही नहीं है समय, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स दे दूं जो एग्जाम्स में तो पूछे जाते हैं और आपका जो है कवर हो जाए और अच्छे से नंबर भी आपके आ जाएं और पास भी हो जाए, और अगर आप पास पहले से हो रहे हैं तो और अच्छे नंबर कवर हो जाए। ठीक है, तो एग्जाम को तो ध्यान रखना ही है आपको। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का जो है टारगेट है वो है 50 लाइक्स का, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। देखिए, भाषा क्या होती है ये तो हम सभी को पता होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है पेडागोजी के रूप में। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने और दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको मिल जाएगी। हमारे जो विचार होते हैं, हम जो आपको बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको कुछ बात कह रहा हूं तो हमारे विचार आपको बता रहा हूं, तो वो आप समझ रहे हैं उस विचार को, और आप जो है अपने विचारों को जो है अगर अपने विचारों को आप हमसे व्यक्त करेंगे तो उन दोनों को जो है विचारों को समझने का जो है एक साधन है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक साधन है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विचारों को व्यक्त करना एक साध्य होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा साधन और साध्य में अंतर होता है। ठीक है, तो ये एक साधन है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा जो है केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जहां पे केवल शब्द आ जाए तो पहली बात तो वहां पे अपने कान खड़े कर लीजिए कि केवल जो है एक निगेटिव टैग वर्ड है। इसका मतलब है ये इकलौता साधन नहीं है। आप बातचीत के लिए, भाषा के लिए केवल जो है कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज नहीं करते, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो भाषा जो है वो विचारों का आदान प्रदान के रूप में जो है साधन के रूप में जाना जाता है। भाषा जो है सामाजिक जीवन के सार्थक के रूप में जाना जाता है। भाषा जो है ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भाषा जो है साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में जो है सहायता जो है प्रदान करता है, या सहायक के रूप में जो है कार्य करता है। यहां तक समझ गए होंगे। बहुत इसमें से कंफ्यूज होने वाला कुछ भी नहीं है, बस आपको फास्ट फॉरवर्ड रूप में देखते जाइए वीडियो को। भाषा अर्जन से आपको एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है, भाषा अर्जन क्या है और अधिगम क्या है। ये यहाँ पे आप जो है जान पाएंगे कि इसके पूरा डिस्क्राइब रूप में समझ पाएंगे। तो देखिए, भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो बच्चों में जन्मजात होती है। याद रखिएगा, लैंग्वेज जो है एक्विजिशन होता है वो जन्मजात होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जिस परिवार में पैदा होता है, जिस परिवार को वो हिस्सा बनता है, उसी की वो भाषा जो है अर्जित करने लगता है, तो उसी को कहते हैं भाषा अर्जन। इसको सीखने के लिए किसी विशेष प्रयास की जरूरत नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको भाषा अर्जन के लिए किसी विशेष प्रयास की जरूरत नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक स्वाभाविक रूप से आप पैदा हुए, आप घर का हिस्सा हुए किसी भी परिवार का, और वहां पे जो भी लैंग्वेज जिस तरीके से वो व्यवहार करते जाते हैं, आप उनकी भाषा को एक्वायर करते जाते हैं, मतलब आप अर्जित करते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा की जो है पहली भाषा बालक की जो पहली भाषा होती है वो मातृभाषा होती है, और ये मातृभाषा ही भाषा अर्जन का उदाहरण है। तो मातृभाषा वही जो परिवार की भाषा होगी वही मातृभाषा होगी, और यही अर्जन का उदाहरण है। यहां तक चीजें जो है मुझे लगता है कुछ भी कंफ्यूज होने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी मैं शब्द टू शब्द आपको समझाता हुआ चल रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया में बच्चा जो है सुनकर, बोलकर भाषा सीखता है। ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन की प्रक्रिया में बच्चा सुनता है और बोलकर, क्योंकि ये भाषा जो है ये मातृभाषा के रूप में जानी जाती है। अब भाई परिवार में तो पहले जो है बच्चा जो है एक दूसरे की भाषा को सुन रहा है, मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं, है ना, जब छोटा होगा तो बोलेगा ले ले बेटा कैसा है, तो वो जो है मुस्कुराता है ना, इस तरीके से जो है फिर धीरे धीरे वो सुनता है, फिर उन्हीं शब्दों को रिपीट करता है। तो सुनकर और बोल करके जो है प्राथमिक जो है हम मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अर्जन के लिए किताब और व्याकरण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये इसकी इसलिए जरूरत नहीं होती क्योंकि भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से होता है, परिवार से होता है। अब परिवार से होता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें नियमों की जरूरत नहीं होती, इसमें किताबों की जरूरत नहीं होती, इसको सीखने की जरूरत नहीं। माता पिता बोलते जा रहे, बातें करते जा रहे हैं बच्चे के साथ, और वही बच्चा सीखते सीखते धीरे धीरे वो भाषा अर्जित करता रहे। अगर आप
बच्चे से इंग्लिश में बात करेंगे तो 2 साल 3 साल का जब बच्चा बोलने लगेगा, उसके 1 साल बाद वो आपकी इंग्लिश भाषा भी बोलने लग जाएगा। हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी बोलेगा, पंजाबी में बात करेंगे तो पंजाबी बोलेगा। इसके लिए किताब और व्याकरण की ज़रूरत नहीं होती, किसी तरीके के अन्य बाहरी शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती। भाषा अर्जन में जो है वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मतलब हम कह सकते हैं कि भाषा अर्जन में वातावरण का ऐसा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा आपका घर का माहौल होगा उसी तरीके की आप जो है भाषा जो है एक्वायर करेंगे। अगर जो है इंग्लिश वाला माहौल होगा तो आप बच्चा इंग्लिश बोलेगा, पंजाबी वाला माहौल होगा तो पंजाबी बोलेगा, मराठी माहौल होगा तो मराठी बोलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे। भाषा अर्जन एक अचेतन क्रिया है या अवचेतन, मतलब अपने चेतना से काम नहीं करती, ये बस स्वाभाविक चलता रहता है। देखिए, चेतना मतलब एक कॉन्शियस माइंड से बाकायदा आप ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनते हैं। अच्छा, क्या हो रहा है, कैसे इन्होंने क्या बोला, अब मुझे इस शब्दों को कैसे बोलना है, ये सब चेतन मन से होता है ये। लेकिन भाषा अर्जन जो है अचेतन प्रक्रिया होती है, अवचेतन कह सकते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा अर्जन एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। देखिए, औपचारिक प्रक्रिया में एक नियमों के तहत सीखते हैं हम, जो है टाइम लेके किताबों के माध्यम से सीखते हैं, टीचर हमें सिखाता है। लेकिन अर्जन जो है अनौपचारिक है, बस स्वतः सीखता जाता है, बच्चा सीखता जा रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो भी सीखता जा रहा है ना, आपकी हरकतें जो है कॉपी करता जा रहा है। तो भाषा अर्जन एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें जो है कंफ्यूज करने वाली कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है पॉइंट, भाषा अधिगम जिसे कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग। अब जैसा कि नाम है लैंग्वेज लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना, तो भाषा अधिगम जो है इसका मतलब होता है किसी भाषा को सीखना। मतलब यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलती रहती है। तो अब जन्म से शुरू हुई और जीवन भर चलती रहती है। सीखना तो जीवन भर लगा रहता है, सीखना तो व्यक्ति का निरंतर चलता रहता है। आज कुछ और सीख रहा है, कल कुछ और सीखेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो भाषा आपने अर्जित की है, आज आपने भाषा मान लीजिए हिंदी आपकी भाषा है या पंजाबी आपकी भाषा है, अब आप जैसे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो अब आपको जो है अर्जित करनी इंग्लिश भाषा में चीज़ों को समझना है। आप फॉरेन में चले गए, जर्मनी में पढ़ने लगे तो आपको जर्मन आनी चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको आना ही चाहिए। तो यही है यहाँ, इसी का मतलब मूल मंत्र ये है कि ये सीखने पे जो है टिका होता है। ठीक है, भाषा अधिगम में नियम और ग्रामर का पालन किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं, देखिए भाषा अधिगम में नियम और किताबों का कोई रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पे नियम, किताब, ग्रामर, इन सब का रोल है, इन सब का पालन किया जाता है और इसी के माध्यम से हम भाषा अधिगम में निपुणता हासिल करते हैं। ठीक है, भाषा अधिगम के लिए किताब और व्याकरण की जरूरत होती है। यहां तक चीजें बिल्कुल हूबहू पॉइंट टू पॉइंट ऐसे दिए जाएंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलेगा, बिल्कुल इसमें से कुछ भी अलग नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम में शिक्षार्थियों को, बच्चों को मतलब भाषा सीखने के लिए शब्दावलियों का ज्ञान होना चाहिए, उच्चारण का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे उस शब्द को बोलना है, पाठ के व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, उसका मूल अर्थ क्या निकलता है, इसके बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है। और वो मार्गदर्शन कौन देगा? टीचर देगा। या तो आप बुक से पढ़ेंगे या टीचर देगा, या आपका दोस्त, या तो आपको मोर नॉलेज अदर्स वाला जो आपसे जो है ज़्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति आपको जो है मार्गदर्शन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ तक जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। जैसे भाषा अधिगम जो है ये एक ट्रायल एरर वाला होता है, जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अधिगम में बेहतर होते जाएंगे। जैसे आपसे अक्सर कहा जाता है ना, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टूटी फूटी इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। तो ट्रायल एंड एरर, प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा भाषा अधिगम में बेहतर हो जाते हैं। इसमें नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती हैं, कौशल सीखने होते हैं। तो एक तो सामान्य है भाई, अगर किसी चीज़ का प्रयास करेंगे तो प्रयास है कि मतलब उसमें नियम का जो है, नियम है, परिभाषाएं हैं, उस सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वो जानकारी किताबों से मिलेंगी। इसमें आप कौशल सीखते हैं, जिस कौशल को सीखने के हमें टीचर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं ये एक औपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, जो नियमों के तहत चलती है, किताबों से मिलती है हमें, इसके लिए किसी एक जो है व्यक्ति की ज़रूरत होती है, स्वाभाविक नहीं होता है इसमें जो है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये एक औपचारिक है, उधर है अनौपचारिक, यहाँ पे औपचारिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्किनर के अनुसार भाषा जो है अनुकरण पुनर्बलन से सीखी जाती है। ध्यान रखिएगा, भाषा अनुकरण पुनर्बलन से सीखी जाती है। और वहीं पे वाइगोस्की के अनुसार जो है भाषा जो है सामाजिक क्रिया से द्वारा सीखी जाती है। तो हम सभी को पता ही है कि वाइगोस्की ने जो है संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक रोल जो है दिया था, कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास सामाजिक और सांस्कृतिक जो है अंतःक्रिया से होता है, और भाषा जो है उसमें सामाजिक रोल होता है सबसे ज़्यादा।
क्योंकि सामाजिक का मतलब कि बच्चा जब भाषा सीखेगा तो एक दूसरे से बात करेगा तभी तो भाषा सीखेगा। अब उसको जंगल में छोड़ दोगे तो वो कैसे सीखेगा, जब उसको कम्युनिकेशंस के लिए कुछ मिलेगा नहीं, माध्यम नहीं मिलेगा तो कैसे सीखेगा। तो इसलिए इसमें सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, मूल अंतर को देख लेते हैं जहां से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, और यहाँ पे केवल एक ग्लिम्स है, एक नज़र में आप जो है कम से कम आपको याद रहेगा। तो भाषा अर्जन एक तरफ है और भाषा अधिगम एक तरफ है। भाषा अर्जन जो कि अवचेतन और अचेतन से जुड़ा हुआ है, और अधिगम जो है चेतना से जुड़ा हुआ है। ये एक स्वाभाविक है और ये एक नियमबद्ध है तरीके से जुड़ता है, जिसमें नियमों का ज्ञान होना चाहिए, है ना। जो नियम कौन सिखाएगा, वो पुस्तक सिखाएगी, बुक सिखाएगा या टीचर कोई सिखाएगा। ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, ये यहाँ पे एक औपचारिक प्रक्रिया है। ये इसको जो है मातृभाषा के रूप में जाना जाता है, इसको दूसरी भाषा, अब दूसरी भाषा या फिर कह सकते हैं लक्ष्य भाषा। ध्यान रखिएगा, दूसरी भाषा ना लिख के आए तो यहाँ पे आएगा लक्ष्य भाषा, जिसे कहते हैं टारगेट भाषा। ठीक है, टारगेट भाषा कोई भी हो सकती है। आपकी मातृभाषा से आपको टारगेट भाषा में जाना है तो वो क्या हो सकता है, हिंदी से आप इंग्लिश जा रहे हैं, हिंदी से आप जर्मनी सीख रहे हैं, हिंदी से आप मराठी सीख रहे हैं, हिंदी से आप गुजराती सीख रहे हैं, या गुजराती से आप हिंदी सीख रहे हैं, किसी भी तरह हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा के विविध रूप के रूप में। अब भाषा के विविध रूप क्या है, एक तो मातृभाषा है जो कि घर से शुरू होती है, उसका परिवार से मिलती है। उसके बाद एक राष्ट्रभाषा जिसे कहते हैं, जिसे नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, और भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ध्यान रखना, संवैधानिक तौर पर हिंदी भाषा जो है भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। आप सोचें कि ज़्यादातर लोग हम हिंदी बोलते हैं तो भारत की एक राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत एक विविधताओं वाला देश है जहाँ पे अनेक भाषाएं हैं। यहाँ पे 1600 से भी अधिक जो है भाषाएं बोली जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक भाषा में बंधना मतलब अन्य लोगों को नाराज़ करना जैसा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे कहते हैं राजभाषा, ये भारत और हिंदी को जो है औपचारिक भाषा के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, 1963 के ओला जिसे कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान करता है। तो आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे हिंदी पेडागोजी में क्वेश्चन पूछ सके कि 343 का संबंध किससे है, तो हिंदी राजभाषा के रूप में इसको दर्जा मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर स्मिथ हैं, उनके अनुसार जो है एक क्वेश्चन आता है कि 1 साल का बच्चा, इन्होंने कहा 3 शब्द बोलता है, 2 साल का बच्चा 272 शब्द बोलता है, और वहीं पे जो है 5 साल का बच्चा 2072 शब्द बोलता है। बहुत आसान है याद करना, जो है एक क्रम में है, 3 शब्द हैं, यहाँ पे 2 7 2 है, यहाँ पे 2 7 के पहले 0 लगा दीजिए, तो इस चीज़ के याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा शिक्षण की प्रमुख जो है विधियाँ क्या हैं। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 101% मिलेगा आपको, तो इसको तैयार करना है। एक तो पहली विधि है व्याकरण विधि, दूसरी है व्याकरण अनुवाद, उसी व्याकरण का अनुवाद करना है, तीसरी विधि है प्रत्यक्ष विधि, चौथी है सम्मिश्रण विधि, पांचवी है संप्रेषण परक विधि, छठवीं है आगमन विधि और निगमन विधि, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और ये विधि जो है हर जगह अप्लाई होती है, चाहे ईवीएस हो, चाहे सीडीपी में हो, चाहे हिंदी पेडागोजी में हो, चाहे इंग्लिश पेडागोजी हो, सब जगह ये क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो आइए एक एक जो है विधियों के बारे में जानते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में। तो व्याकरण विधि क्या है, इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के रूप में सिखाया जाता है और याद कराया जाता है। मतलब व्याकरण है किसी भी चीज़ के बारे में नियम की जानकारी व्याकरण के बारे में बताया जाता है, मतलब हम कह सकते हैं नियमों की जानकारी कराई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। ऑब्वियसली जब व्याकरण के बारे में जानकारी होगी तो अभ्यास तो कराना लाजमी है। तो यहाँ पे जो है दोनों पॉइंट बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी इसमें समझने जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा नंबर है व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि में छात्रों को व्याकरणिक नियमों के आधार पर हम लक्ष्य जो है भाषा का भाषाई विवरण समझाया जाता है, साथ ही मातृभाषा और लक्ष्य भाषा में अनुवाद करने की जो है प्रक्रिया भी सिखाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, व्याकरणिक नियमों के आधार पर हम व्याकरण से अनुवाद करते हैं, व्याकरणिक नियमों के आधार पर हम किसी भी जो है भाषा का अनुवाद करते हैं, अर्थ जानने का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस विधि में जो कि इंपॉर्टेंट है, इस विधि में बच्चे जो है लक्ष्य भाषा पढ़ना सीखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने में ज़्यादा जो है अवसर नहीं मिलते। तो यहाँ पे याद रखिएगा व्याकरण अनुवाद विधि में, चूंकि इसमें क्या होता है, केवल आपको एक मान लीजिए पेपर में अनुवाद करने को दिया गया,
और आपने क्या हुआ, आपने उस भाषा का अनुवाद कर दिया। मैंने जो है मान लीजिए व्याकरणिक नियमों का मैंने आपसे पूछा कि यार व्याकरणिक नियमों का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा व्याकरणिक नियमों में हम ऐसे नियमों की जानकारी लेते हैं जो हिंदी से संबंधित होते हैं, है ना, जो इसके जो है मूल सार को समझाते हैं। तो यही हो गया, इसी को अनुवाद के रूप में बता दिया। तो यहाँ पे जो लक्ष्य भाषा है जो आप सीख रहे हैं उसमें पढ़ना और लिखना हम तो सीखते हैं, लेकिन बोलने के अवसर हमें नहीं मिलते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ये विधि जो है पूरी तरीके से शिक्षक मतलब जो है टीचर के सेंटर्ड होती है, ये शिक्षक केंद्रित पूरी तरीके से जो है होती है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विधि, जिसे कहते हैं हम डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है, तो डायरेक्ट तो होता है, तो ये होता है वार्तालाप विधि जो हम आपसे कर रहे हैं इस समय। तो ये एक प्रत्यक्ष विधि है, जब हम आप एक दूसरे से सामने आमने सामने होकर बात करते हैं या किसी फोन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से बात करते हैं, तो वो वार्तालाप विधि कहलाती है या फिर डायरेक्ट मेथड कहलाती है। और ये आमतौर पे मौखिक होती है, ध्यान रखिएगा, मुंह से बोलने वाली होती है। तो इस विधि में बच्चे को मातृभाषा की मध्यस्थता के साथ साथ अन्य भाषाएं भी सिखाई जाती हैं। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मातृभाषा प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, उसको आधार बना करके हम जो है आगे जो है कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। सम्मिश्रण विधि क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, सम्मिश्रण विधि में टीचर जो है भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। तो सम्मिश्रण विधि में जो है टीचर बहुत सारी पढ़ाने वाली विधियों का प्रयोग करता है। अब पढ़ाने वाली विधियां क्या हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती है। जैसे कि बच्चा जो है हो सकता है टीचर बोर्ड में पढ़ाए, टीचर जो है ऑडियो वीडियो क्लिप के माध्यम से पढ़ाए, भ्रमण विधि के इस तरीके से जो है बच्चा जो है टीचर जो है बच्चों को सिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव मेथड, जिसे कहते हैं संप्रेषण परक जो है विधि। अब ये क्या होता है, ये एक प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ है। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। ये एक स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा इसमें सीखी जाती है, ठीक है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से हम यहाँ पे भाषा का यूज करते हैं। अब आती है मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट विधि, जिसे कहते हैं आगमन विधि और निगमन विधि, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। तो आगमन विधि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आगमन विधि जो होती है वो उदाहरण से नियम की ओर जाती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है और ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं ये चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। ध्यान रखिएगा, ये चाइल्ड सेंटर्ड जो है विधि मानी जाती है, बाल जो है केंद्रित विधि है, ठीक है। इसमें बच्चे को जो है टीचर सबसे पहले उदाहरण पेश करती है, संज्ञा के किसी भी टॉपिक के बारे में पहले उदाहरण बताती है, फिर उसके बाद जो है वो परिभाषा और उसके नियमों के बारे में जानकारी देती है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखना, बाकी इस पॉइंट को भी याद रखना, ठीक है। निगमन विधि क्या होता है, डिडक्टिव मेथड होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे को टीचर जो है पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हुए उसके नियम के बारे में जानकारी देती है, फिर उसके बाद आखिर में उदाहरण बताती है। तो हम कह सकते हैं कि ये सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाती है। उदाहरण पहले नियम बताना होता है और फिर उदाहरण व उसके प्रश्न हल करवाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो होती है मेथड, ये जो है एक तरीके से बाल केंद्रित मेथड नहीं है, ये बड़ों के लिए जो है अप्लाई होती है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है बाल केंद्रित विधि मानी जाती है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि आगमन विधि एक बाल केंद्रित विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में जो है जीन पियाजे के जो है थॉट्स क्या थे, कथन क्या थे, इसको भी देख लेते हैं। तो जीन पियाजे कहते हैं कि पहले जो है विचार आया फिर भाषा आई है। तो विचार और भाषा के संबंध में आपसे सीडीपी में भी एक क्वेश्चन पूछता है, जहां पे विचार और भाषा के संबंध में पियाजे और वाइगोस्की के जो है थॉट्स हैं वो दोनों अलग हैं, इनके दोनों में अंतर है। तो जीन पियाजे जहां पे विचारों को सबसे पहले मानते हैं और उसके बाद कहते हैं इनके अनुसार जो है विचार से भाषा आती है। ध्यान रखिएगा, इनके अनुसार विचारों से भाषा आती है और विचार ही भाषा को सुनिश्चित भी करती है। याद रखिएगा, सुनिश्चित भी करती है। तो यहाँ पे बस केवल याद रखना, विचार को पहले रखिएगा, भाषा को बाद में रखिएगा, विचार से ही भाषा आती है। इस लाइन को आप याद रखिएगा। भाषा के संबंध में जीन पियाजे ने इसे अहम केंद्रित वाक्य कहा है। ध्यान रखिएगा, अहम केंद्रित वाक्य इसे कहा है।
जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए 4 चरण बताए हैं और उन 4 चरणों में भाषा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भाषा के संबंध में लेव वाइगोस्की के जो है विचार क्या थे। तो देखिए, भाषा जो है बच्चा जो है भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। ये तो हमने अब पहले भी बताया कि लेव वाइगोस्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, जिसके तहत इन्होंने कहा था कि भाषा जो है बच्चे की सामाजिक जो है अंतःक्रिया से सीखेगा। जब सामाजिक रूप से उठेगा बैठेगा, सामाजिक रूप से उनसे बात करेगा, माता पिता उससे बात करेंगे, तो जितना बात करेंगे, जैसे उसकी लैंग्वेज में बात करेंगे, वैसे बच्चे का भाषा जो है और बेहतर हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा उसके परिवेश से जो है बच्चा सीखता है। अपने भाषा जो उसका जो है उसका परिवेश है, जो भी उससे बच्चा जो है अपनी भाषा को बेहतर करता है। इनके अनुसार जो है इन्होंने भाषा के लिए निजी भाषा, आंतरिक भाषा और सामाजिक भाषा के रूप में जो है इन्होंने डिफाइन किया था। इसको 3 रूप में कहा था कि बच्चे की जो है इन माध्यम से जो है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। इसमें ये सहायता प्रदान करते हैं संज्ञानात्मक विकास में। अब निजी भाषा, आंतरिक भाषा और सामाजिक भाषा मैंने आपको हर बार बताया है, तो फिर से बता देता हूँ। निजी भाषा में क्या होता है, बच्चा जो है अपने जो है प्रॉब्लम्स का अपने भाषा के रूप मतलब अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस जो है निजी भाषण के रूप में करता है। अब निजी में क्या होता है कि बच्चा शीशे के सामने खड़े हो जाता है और बोल बोल करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। आंतरिक भाषा में क्या होता है, इनर स्पीच में क्या होता है, बच्चा जो है सामने तो खड़ा हो सकता है मतलब शीशे के सामने, लेकिन वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने मन ही मन में जो है खोजने का प्रयास करता है या मन ही मन बात करने का प्रयास करता है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे खिलौने जब खेलते हैं तो अपना बात करते रहते हैं अपने ही, तो वही हो निजी। अगर वो मुंह से बोल रहे हैं तो निजी भाषण हो गया, और अगर मुंह से नहीं बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर जो है सोच रहे हैं, तो आंतरिक भाषण हो गया। और सामाजिक रूप से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो सामाजिक भाषण हो गया। ठीक है, यह भाषा हो गई। यहां तक चीजें समझ गए होंगे। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा जो है वो मानव का सर्वश्रेष्ठ यंग है, लैंग्वेज इज अ टूल। यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, जिसमें यह कहा गया था कि किस मनोवैज्ञानिक ने भाषा को एक जो है टूल के रूप में जो है संज्ञा दी थी, या सर्वश्रेष्ठ टूल कहा था, सर्वश्रेष्ठ यंत्र कहा था। तो लेव वाइगोस्की ने भाषा जो है मानव का सर्वश्रेष्ठ यंग माना था, ठीक है, यंत्र माना था। नेक्स्ट पॉइंट है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम हम सभी को पता होना चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आंतरिकीकरण क्या होता है, यहां पे भी देख लेते हैं। तो बालक जो है बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। जो भी उसके बाहर हो रहा होता है, जो भी उसके आसपास के माहौल में जिस तरीके का आचरण लोग कर रहे होते हैं, उसको वो अपने भीतर समा देता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों के सामने आप जो है लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वैसे ही वो एग्रेसिवली बात करते हैं, या फिर बच्चों के सामने आप अगर जो है गाली गलौज करेंगे तो वैसे ही बात करेंगे। बच्चों के सामने आप करके बात करेंगे तो बच्चे भी आपसे आप करके बात करेंगे, तुम करके बात करोगे। जैसे आप उसको बाहर से वातावरण देंगे, एटमॉस्फेयर देंगे, वैसा ही बच्चा अंदर से उसको जो है अपने अंदर समा लेगा। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास में जो है भाषा जो है दोनों के विकास के लिए सहायक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अंतरीकरण जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के लिए सहायक होती है। वाइगोस्की के अनुसार जो है शुरुआती सालों में भाषा और विचार जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय के बाद मिल जाते हैं। तो मतलब उन्होंने जो है पियाजे ने विचार को पहले माना था और भाषा को बाद में माना था। इन्होंने कहा था कि भाषा और विचार जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। नोम चॉम्स्की के बारे में जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं फैक्ट्स क्या है। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है, और मतलब एक तरीके से भाषा सीखने की जो क्षमता के साथ जो है बच्चा पैदा होता है। इस क्वेश्चन ये आपसे जो है चॉम्स्की के संबंध में आपसे अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इस भाषा अर्जन को इन्होंने LAD नाम दिया था, ध्यान रखिएगा, जिसे भाषा अर्जन मंत्र कहा जाता है। इसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, LAD। यहां पे इस चीज को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर LAD वर्ड आ जाए तो ये इसका संबंध जो है चोम्स्की से, जिसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन जो है डिवाइस। ठीक है,
विश्व की जो है सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी का जो है सिद्धांत किसने दिया था, तो यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया था। इस चीज को नोट कर लीजिए, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी किसने दी, चोम्स्की ने, जिसे समझने में भाषा यंत्र जो है एलएडी जो है वो हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र जिसे कहते हैं एलएडी 5 साल तक जो है ज्यादा सक्रिय रहता है, इसके बाद संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है, दिक्कत भी हो रही है मुझे, पर चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा कौशल क्या है? अब देखिए आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा कौशल क्या है। भाषा कौशल जो है एक दूसरे से अंतःक्रिया है या एक दूसरे से अंतः संबंधित है, तो इस तरीके जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और क्वेश्चन आपसे कॉमन है, ये आता ही आता है। तो भाषा कौशल का मतलब होता है कि भाषा में दक्षता प्राप्त करना, इसका मूल अर्थ ही यही है। अब भाषा कौशल में दक्षता कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। अब भाषा कौशल में एक और पॉइंट आप जोड़ लीजिए, संकेत। ध्यान रखिएगा, संकेतिक जो है भाषा, संकेत के तौर पे आप बोलना है ना, संकेत माध्यम द्वारा बोलना, वो भी एक भाषा कौशल में होता है। क्योंकि भाषा तो आपको जो है अपनी बात कहने का जो है मौका देती है। तो अगर भाषा का अगर जो बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, तो उसको तो संकेत ही आएगा ना। तो यहाँ पे 5वां पॉइंट भी याद कर लीजिएगा। भाषा के जो है मुख्य चारों जो कौशल हैं, जो कहते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, एकीकृत व अंतः संबंधित, एक दूसरे से अंतः संबंधित है। जब बोलना, बच्चा सुनेगा तभी तो बोलेगा, बोलेगा तो पढ़ेगा, पढ़ेगा तो लिखेगा, लिखेगा तो पढ़ेगा, पढ़ेगा, एक दूसरे से संबंधित है, कोई क्रम वाला नहीं मामला। यहाँ पे सुनना और पढ़ना, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। सुनना और पढ़ना ग्रहयात्मक जो है कौशल के रूप में जाना जाता है। ग्रह मतलब ग्रहण करना, दूसरे के विचारों को ग्रहण करना। तो सुनना और पढ़ना, यहां पे हम दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं, और बोलना और लिखना में हम जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं दूसरों से। तो यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अभिव्यक्त्यात्मक जो है कौशल जो है क्या है इन 4 कौशलों में से। तो बोलना और लिखना जो है अभिव्यक्ति के लिए जो है आपको बोलना पड़ता है, या फिर आप बोल नहीं सकते तो आप लिख करके बताएंगे कि मुझे ऐसा ऐसा है ना। सुनना और पढ़ना जो है वो आप दूसरे के विचारों को ग्रहण करने को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा कौशल जो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे पॉइंट है कि भाषा कौशल जो 3-4 चीजें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये एक क्रम में सीख सकते हैं, लेकिन इसी क्रम में सीखें ये जरूरी नहीं है। आप पहले बोलना बच्चा जानता है, पहले बोलना ही है। सुनना तो नॉर्मल है, सुनने का मतलब होता है सुनेगा तभी तो वो सीखेगा। सुन रहा है, पहले बोलना है, फिर उसको सुन रहा है, सीख रहा है, इस तरीके से एक क्रम में सीखे नहीं जाते। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। भाषाई विकार के संबंध में जो है, भाषा के संबंध में जो है 2 चीजें हैं जहां के, जिसे कहते हैं अफेशिया या डिसलेक्सिया। अफेशिया क्या होता है? अफेशिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय जो है भाषा के प्रयोग में समस्या होती है। बच्चा जो है आपसे बात नहीं कर पाता, सामाजिक रूप से इतना समझदार नहीं होता, तो यहाँ पे अफेशिया कहते हैं। डिसलेक्सिया होता है एक पठन विकार होता है, यहाँ पे पढ़ने की समस्या होती है, बच्चा शब्दों को पढ़ नहीं पाता, बी को डी इसको पढ़ नहीं पाता, ठीक है। 100 को वाज समझने लगता है, तो ये एक पठन विकार भी है, ठीक है। अब देखते हैं शिक्षण का त्रिआयामी सूत्र क्या है, जॉन डीवी का। तो इसमें जो त्रिआयामी सूत्र है उसमें अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु या फिर सामाजिक वातावरण को इन्होंने महत्व दिया है। त्रिआयामी सूत्र के बारे में नोट कर लीजिए, अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु, ठीक है, या फिर सामाजिक वातावरण जिसके माध्यम से बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास होगा। जॉन डीवी के अनुसार जो है शिक्षा का मकसद जो है व्यक्ति और समाज की जरूरतों को पूरा करना होता है। तो इन्होंने शिक्षा का जो है मूल मकसद ही बताया कि व्यक्ति की जरूरत को पूरा करना और समाज की जरूरत को पूरा करना। समाज जो भी नियम बनाते हैं उसी को जो है पूरा करना होता है। जॉन डीवी के मुताबिक जो है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और ये अनुभवों के पुनरावृत्ति की प्रक्रिया है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस का जो है, जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं वैसे वैसे आपका जो है मतलब आप जो है लर्निंग आपका बेहतर होता जाता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने की है, मूर्त से अमूर्त की ओर और सरल से कठिन की ओर आपको ले जाती है, ठीक है।
शिक्षण सहायक सामग्री जिसे कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अभी वो तो बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, जो है दृश्य मटेरियल होता है, श्रवण मटेरियल होता है जो कि रेडियो होता है, सुनते हैं जिसको, और दृश्य और श्रवण जो है आपको जहाँ पे देखते हैं और सुनते हैं वो है टीवी। और क्रिया सहायक सामग्री होता है फील्ड ट्रिप, जिसे क्रिया कर सकते हैं कोई एक्शन करके। दृश्य सहायक सामग्री में श्याम पट्ट जो है ब्लैक बोर्ड, पाठ्य पुस्तक, चार्ट और मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल केवल आपको बताने के लिए था, बाकी चीज़ें आपको पता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाषा में, मूल्यांकन और उपचारात्मक मिश्रण क्या शिक्षण क्या होता है। तो मूल्यांकन का मूल उद्देश्य क्या होता है ये मैंने हर बार आपको बताया है, फिर से एक बार जान लीजिए। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे जो है टीचर बच्चे जो है छात्र के ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया का आकलन, यहाँ पर टीचर जो है बच्चों के ज्ञान का आकलन करता है, सीखने की प्रक्रिया का आकलन करता है, कितना सीखा, क्या नहीं सीख रहा है, किन सीखने में प्रक्रिया में क्या कमी रह गई है, इन सब चीज़ों का आकलन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक निरंतर तो हम कह सकते हैं मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया। आपने अक्सर देखा होगा सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन शब्द भी सुना होगा। ठीक है, आकलन का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए आकलन का मूल उद्देश्य होता है जो टीचर ने छात्र को सिखाया है वो छात्र के द्वारा कितना सीखा गया है इसका पता लगाना, छात्रों की समस्याओं को जब पता लगाएगा और समस्या है अगर तो उसको दूर करना, छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचानना और उसके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना। ठीक है, और उस दिशा में ले जाना, क्योंकि हमारा मूल अर्थ ही होता है भाई टीचर जो है बच्चे के सर्वांगीण विकास में जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब जब तक टीचर बच्चे के सारे खूबियों के बारे में नहीं जानेगा तो कैसे वो समझ पाएगा कि ये बच्चा जो है पढ़ाई से ज़्यादा जो है खेल में बेहतर कर सकता है, इसकी जो है फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है। तो ठीक है, इसकी योग्यताओं को पहचानना इसका मूल टीचर ही योग्यताओं को पहचानता है। ठीक है, याद रखिएगा मूल्यांकन जो होता है इसमें मूल अर्थ होता है आकलन का और उसके मापन का। ठीक है, आकलन का मतलब होता है हम देखते हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है, हम सिर्फ केवल आकलन करते हैं ऑब्जर्व करके, हम बस केवल एक जगह बैठ जाते हैं, हम देखते हैं कि बच्चे को जो है हम प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप से आकलन कर सकते हैं। याद रखिएगा आकलन केवल प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हम बच्चे सामने जो है ब्लैक बोर्ड में कोई कार्य दे दिया, हम उसका आकलन कर रहे हैं, फिर उसका मापन भी करते हैं। हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है जो ब्लैक बोर्ड में हमने काम दिया उसमें वो बच्चा कितना प्रतिशत सीखा है ना। अब फिर उसके माध्यम से हम बच्चे का जो मूल्यांकन करते हैं और उसका जो है निदान करने का प्रयास करते हैं अगर जो है कोई कमी रह गई है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, निदान का जैसे डायग्नोस आप करते हैं ना, डायग्नोस आपके शरीर का डायग्नोस होता है, डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं ना जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है, तो मूल अर्थ यही होता है ना आपके शरीर में क्या कमियां है इसका पता लगाना होता है। तो और कमियों के साथ साथ सही भी चीज़ बताता है कि भाई आपका लीवर सही चल रहा है लेकिन आपके इंटेस्टाइन में जो है स्वेलिंग है, इस तरीके बता देता है। तो कमियां और जो है अच्छाइयाँ सब कुछ बता देता है। तो ये जो है टीचर छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल और कठिनाई अनुभव करता है तो छात्र की असफलता और कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही जो है इसका मूल लक्ष्य होता है। तो भाई बच्चे की जो भी कमियां हैं उसको जानना इसका मूल लक्ष्य होता है और उसको निदान करना हमारा मूल लक्ष्य होता है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण जिसे कहते हैं रेमेडीज जिसे कहते हैं ना, रेमेडी जो होम रेमेडी होती है ना, आपने अक्सर समझा होगा रेमेडी यूज़ करिए, घरेलू उपचार। तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, इसमें टीचर जो है बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से जो है शिक्षण करता है और उसका करता है तो वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। निदान के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण होता है, मतलब निदान की प्रक्रिया के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, इस परीक्षा का मूल उद्देश्य ये अनुमान लगाना है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा, उपलब्धि क्या उपलब्ध किया, उसको क्या नॉलेज हुई, भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया और उसके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक वो कर पा रहा है, इसका जो है मूल अर्थ हमें जानना होता है। मतलब बच्चे की उपलब्धि क्या है भाषा के संबंध में, भाषा की उपलब्धि क्या है खेल के संबंध में, खेल की उपलब्धि क्या है, इसका मूल अर्थ होता है। ठीक है, दक्षता परीक्षण क्या होता है, तो इसमें यह जाना जाता है कि शिक्षार्थी जो है शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया, तो इसकी दक्षता क्या है ना, वो चीज़ों को कहाँ तक समझ रहा है ना, क्या इस सब्जेक्ट्स को पढ़ने में वो दक्ष है, नॉलेजेबल है कि नहीं है। तो भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है, इसको जानने का जो है होता है। वो पढ़ना लिखना समझना बोलना जो है कितना जो है इस चीज़ में निपुण है, इसमें कितना दक्ष है। ठीक है, अभिरुचि परीक्षा क्या होती है, जिसे कहते हैं एप्टीट्यूड्स टेस्ट।
इससे क्या होता है, बच्चे के अभिरुचि ये पता लगाया जाता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए जो है अभिरुचि रखता है या नहीं। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित जो है शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि जो है शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षण के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। यहां पर चीजें जो है क्लियर हो जानी चाहिए। अब आता है जो है आखिरी पॉइंट है मेरे ख्याल से, त्रिभागा सूत्र। ये क्या होता है, यहां से आपको क्वेश्चन जो है पेडागोजी के रूप में पूछेगा। त्रिभागा सूत्र जो है किसकी संकल्पना है, तो ये कोठारी आयोग द्वारा है प्रस्तावित थी। कोठारी आयोग जो है 1964 में 1966 में जो है ये 1964 में इसने जो है प्रस्तुत किया था अपना रिपोर्ट, और 96 में इसे लागू किया गया था। इन्होंने जब वकालत की थी वो पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। इन्होंने कहा था कि बच्चों को पहली भाषा तो मातृभाषा होनी चाहिए और इससे बच्चों को वंचित नहीं करना है। हमारा मूल अर्थ ये नहीं, हम ये नहीं करेंगे कि जो है बच्चे को मातृभाषा से हटा के सीधा हम टारगेट भाषा की ओर लेके जाएं। दूसरे भाषा के रूप में इन्होंने हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को, या गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। इनका कहना है कि जो हिंदी भाषी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी के अलावा जो है एक और भाषा सिखाई जाए जो कि आधुनिक भाषा है, जो कि इंग्लिश है आधुनिक भाषा, उसको सिखाया जाए। और कहीं मराठी में जो है हिंदी और इंग्लिश और सिखाई जाए, दोनों सिखाई जाए। मतलब हिंदी तो मूल अर्थ में सिखाई जाए, अगर हिंदी आती है तो भाषा इंग्लिश सिखाई जाए और नई भाषा सिखाई जाए। ठीक है, इसका मूल अर्थ है। तृतीय भाषा के रूप में जो है हिंदी भाषा और गैर हिंदी भाषा दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी आधुनिक भाषा, भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो, ठीक है, उसको सिखाया जाए। तो यहाँ तक चीज़ें कवर करते हुए चलिएगा। इनको अच्छे से नोट्स के रूप में बना लीजिएगा। 1 लाइनर नोट्स बनाना है, A4 साइज पेपर से भी कम का नोट्स बनेगा अगर आप जो है सही से वह सिंगल चीज़ों को जो है बनाएंगे। बाकी तो शब्द तो आपको मैक्सिमम पेपर सॉल्व करते वक्त आपने देख ही लिखे होंगे। ठीक है, तो आज के जो है यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। टारगेट है आज का जो है 40 लाइक्स का। शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।